नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। और देखिए आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि 3 इनके चरण है और एक नहीं है। किसकी बात हो रही है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, सिद्धांत की। तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं या 4 चरण इन्होंने बताए थे किसके? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के। पहला जो इनका चरण था वो था इंद्रियगामक अवस्था। ये थी 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। और इस अवस्था में जो है बालक वस्तु स्थायित्व का गुण प्राप्त कर लेता है। वस्तु स्थायित्व का गुण बालक में आ जाता है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था थी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। और इस अवस्था में बालक जो है, इस अवस्था को हम कह सकते हैं जीववाद के सिद्धांत पर आधारित है। जीववाद सिद्धांत पे ये अवस्था आधारित होती है। यानी कि हर किसी वस्तु में बालक क्या समझता है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक की आयु का जो बालक है, सभी में क्या समझता है? जीवन समझता है। तो ये जीववाद की सिद्धांत पर आधारित अवस्था है। बात करें उत्तर संक्रियात्मक अवस्था की, तो देखिए उत्तर संक्रियात्मक अवस्था जैसी कोई अवस्था जीन पियाजे ने नहीं बताई थी। इनकी जो तीसरी अवस्था थी वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये थी 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालकों की अवस्था। इसमें बालक मूर्त विषय के बारे में, मूर्त चीजों के बारे में जो है चिंतन कर सकता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चौथी जो अवस्था इन्होंने बताई थी वो कौन सी थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर हम इसको कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक थी? तो ये 11 वर्ष तक से ऊपर के बालकों की अवस्था थी। 11 वर्ष से लेकर उसके जो ऊपर की अवस्था है, बालक आयु है, उसकी अवस्था ये कौन सी थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि अमूर्त रूप से चिंतन कर सकते हैं, किस पर? किसी भी विषय पर समस्या का समाधान कर सकते हैं अमूर्त चिंतन के द्वारा। यानी कि कोई वस्तु, कोई समस्या आंखों के सामने नहीं है, फिर भी क्या कर सकते हैं? सोच समझ सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। कौन से बालक? 11 वर्ष से ऊपर के बालक। तो देखिए 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो नहीं बताई थी वो कौन सी है? उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो देखिए बात हो रही है कौन सी अवस्था? इनकी दूसरी अवस्था की। और दूसरी अवस्था हम बात कर चुके हैं अभी पहले क्वेश्चन में ही। तो ये अवस्था जो थी 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बालकों की अवस्था थी। आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। जीन पियाजे के जो सिद्धांत है, कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने कितनी अवस्थाएं इसकी बात बताई थी? तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में भी। इन्होंने कितनी? 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन सी? संवेदीपेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? किसकी बात हो रही है? अमूर्त स्तर की। तो देखिए हमने बात की थी पियाजे के 4 नंबर की अवस्था, कौन सी थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर हम कहे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए ये तो इनकी कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इनकी तीसरे नंबर की अवस्था है। संवेदीपेशीय अवस्था इनकी जो है पहले नंबर की अवस्था है।
जो चौथी अवस्था है इनकी वो कौन सी थी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर रहेगा हमारा सी। इस अवस्था में बालक जो है अमूर्त रूप से जो है चिंतन कर सकता है, बौद्धिक क्रियाएं कर सकता है और समस्या का समाधान कर सकता है। तो आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से लेकर 11 वर्ष या फिर 11 से 16 वर्ष। बात किसकी हो रही है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था की। ये कौन सी अवस्था थी? इनकी पहली अवस्था थी और ये मानी जाती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। आंसर रहेगा इसमें हमारा ए। नेक्स्ट, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? कौन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? हम इसको कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। और ये कौन सी अवस्था थी? ये हमारी 4 नंबर की अवस्था है और ये रहेगी आंसर 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। देखिए, ये पियाजे ने बताई थी कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था पहली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था तीसरी अवस्था, और अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक अवस्था ये थी इनकी कौन सी? चौथी अवस्था, 11 वर्ष से ऊपर के बालकों की अवस्था। आंसर रहेगा यहाँ पर डी। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ऑप्शन में है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, केवल संख्या, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बात किसकी हो रही है? उत्तर बाल्यावस्था की। एज क्या है इसकी? तो देखिए, इसकी जो एज है वो है 7 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। और ये जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में हम रख सकते हैं? तीसरी अवस्था। 7 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु की जो अवस्था है उसको हम कहते हैं क्या? उत्तर बाल्यावस्था। और जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में रख सकते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था थी? ये कब से कब तक? तो ये थी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। तो देखिए, जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था में कौन से भौतिक वस्तुओं की आवश्यक तत्व में परिवर्तन जो है बालक समझने लगता है? तो देखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो देखिए, एक जो बालक है 7 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु का बालक द्रव्यमान को समझने लगता है, यानी कि उसके अगर उसके सामने मिट्टी के गोले को, बालक के सामने मिट्टी के गोले को क्या कर दिया जाए? चपटा कर दिया जाए, तो वो ये समझ लेगा कि मिट्टी जो है, मिट्टी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल उसके बाहरी आकार में जो है परिवर्तन हुआ है। संख्या की बात करें तो इस एज का जो बालक है संख्या में परिवर्तन को समझने लगता है। अगर उसके हाथ में 10 सिक्के दे दिए जाए तो भी वो 10 सिक्के हैं। अगर 10 सिक्कों को दूर दूर फर्श पर फैला दिए जाए तो भी उनकी संख्या क्या रहेगी? 10 ही रहेगी। तो संख्या के परिवर्तन को समझ लेता है। बात करें क्षेत्र की, तो हम बात करें एक गिलास पानी जो कि कौन से गिलास में है? लंबे और पतले गिलास में पानी भरा हुआ है। वहीं पर हम बात करें चौड़े और छोटे गिलास में, अगर इस एक गिलास पानी को डाल दिया जाए तो भी वो उतना ही क्षेत्र घेरेगा जितना कि यहाँ पर लंबे पतले गिलास में वो पानी जगह घेर रहा था। अगर उसको हम इस गिलास में ट्रांसफर कर दे, चौड़े गिलास में, छोटे गिलास में, तो भी वो इतना ही क्षेत्र घेरेगा। यानी कि क्षेत्र के परिवर्तन को भी क्या करता है बच्चा? समझ लेता है। कौन सा बच्चा? 7 से लेकर
12 वर्ष की आयु का बालक उत्तर बाल्यावस्था का जो बालक है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के परिवर्तन को समझ लेता है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है, यानी कि 3 कारक इसमें ऐसे हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन में है परिवार में गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह का अभाव या फिर पारिवारिक क्लेश। तो देखिए, अगर परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, गरीब परिवार है, तो भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। बालक को अगर परिवार में स्नेह नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, तो बालक का क्या प्रभावित होगा? मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। परिवार का अगर जो वातावरण है वो क्लेश से भरा हुआ है, लड़ाई झगड़े होते हैं, नकारात्मक है, तो भी क्या प्रभावित होगा? बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक विकास है, वो प्रभावित होगा। लेकिन कक्षा में नींद आना, इससे जो है बालक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है, नींद थकान के कारण आती है। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पर गलत। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है क्या? कक्षा में नींद आना। तो आंसर रहेगा इसमें हमारा बी। नेक्स्ट, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियों जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के कौन से विकास से? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, या फिर सर्वांगीण विकास से, या फिर कहे मानसिक विकास से? तो बालक के संज्ञानात्मक शक्तियों की बात हो रही है। कौन कौन सी? जैसे कल्पना शक्ति, जैसे बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता। कल्पना शक्ति क्या है? किसी भी चीज के बारे में सोचना, चीज के बारे में सोचना या फिर नई चीजों को सोचना क्या है? सोचना क्या है? कल्पना शक्ति होती है। यहीं पर बात करें हम किसकी? बुद्धि की, तो किसी भी विषय को सीखने और समझने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? बुद्धि होती है। सीखने की क्षमता बुद्धि होती है। निर्णय लेने की क्षमता यानी कि सही और गलत का चुनाव करना, सही व गलत का चुनाव करना। देखिए, कल्पना शक्ति किसी भी चीज के बारे में सोचना या फिर नए विषय के, नई चीजों के बारे में सोचना। बुद्धि क्या होती है? विषय को सीखने और समझने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता यानी कि सही व गलत के बीच में चुनाव करना। और ये जितनी भी क्रियाएं हैं, कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, सभी किससे जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? हमारे माइंड से जुड़ी होती है। हमारे माइंड से जुड़ी होती है। और जैसे जैसे बालक में सोचने की, सीखने की, समझने की, निर्णय लेने की और तर्क करने की क्षमता का जो है विकास होता है, ऐसे ऐसे ही क्या होता है? बालक का मानसिक विकास होता है। जैसे जैसे कल्पना शक्ति, सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता, बात करें तर्क करने की क्षमता, सही और गलत में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, इसी के साथ साथ क्या होता है? बालक का, व्यक्ति का मानसिक विकास होता जाता है। तो आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो कौन कौन से कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन में है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, या फिर परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी, उपरोक्त समस्त। तो देखिए, वंशानुक्रम जो है मानसिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि मानसिक विकास का सीधा संबंध किससे है? बुद्धि से है।
सीखने से है। बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं? सीखते हैं, समझते हैं, समझते हैं। तो बुद्धि का संबंध किससे होता है? मानसिक विकास से होता है। और बात करें तरल्य बुद्धि, केटल ने दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। जो तरल बुद्धि होती है वो कहाँ से आती है? माता पिता से मिलती है। माता पिता से कैसे मिलती है? वंशानुक्रम रूप में मिलती है तरल बुद्धि। यानी कि सीधा सीधा मानसिक विकास का जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है क्या? वंशानुक्रम। बात करें परिवार का वातावरण, तो बिल्कुल परिवार का जो वातावरण है वो मानसिक विकास को, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर एक परिवार का वातावरण सकारात्मक है, अच्छा है, सुखद है, तो बालक का मानसिक विकास अच्छे प्रकार से होगा। वहीं इसका उल्टा, अगर वातावरण जो है परिवार का सही नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, नकारात्मक है, तो विकास जो है बालक का अवरुद्ध हो जाएगा, अच्छे प्रकार से नहीं होगा। बात करें परिवार की सामाजिक स्थिति, तो बिल्कुल जो मानसिक विकास है उसको प्रभावित करती है क्या? परिवार की सामाजिक स्थिति। परिवार की समाज में क्या स्थिति है? अगर परिवार की समाज में जो है अच्छी स्थिति है तो बालक के मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव होगा, सुखद प्रभाव पड़ेगा। अगर निम्न स्थिति, अगर परिवार की क्या है? निम्न स्थिति है किसमें? समाज में, तो बालक के मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये सभी जो है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करती है। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, बच्चों के संवेगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 3 कथन सही है और 1 सही नहीं है। किसके बारे में? संवेगों के बारे में, यानी कि भावों के बारे में, संवेगों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? संवेगों की प्रकृति व्यक्तिगत होती है, संवेगों में विस्थापन का गुण नहीं होता है, संवेग उद्दीपक का उत्पाद होते हैं, या फिर संवेगों की अभिव्यक्ति समान नहीं होती है। तो देखिए, बात करें संवेगों की जो प्रकृति है वो व्यक्तिगत होती है। बिल्कुल समान स्थिति में, अगर समान स्थिति में कई सारे बालक को रख दिया जाए, बिठा दिया जाए, समान स्थिति में रखा जाए, तो जरूरी नहीं है कि सभी जो बालक है, सभी बालक एक ही प्रकार का संवेग उनमें उत्पन्न होगा। मानकर चलिए 10 बालक यहाँ पर बैठे हैं और उनके सामने क्या आ जाए? हाथी आ जाए, हाथी आ जाए, तो हो सकता है इनमें से 2 बालक तो रोने लग जाए, 2 बालक जो है खुशी से नाच उठे, इंजॉय करने लग जाए, और 2-4 बालक बिल्कुल सहमे डरे बैठे रहे। तो सभी के जो है संवेग जो है व्यक्तिगत होते हैं, एक ही समान स्थिति में अलग अलग संवेग जो है उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये सही रहेगा कि संवेग जो होते हैं प्रकृति इनकी व्यक्तिगत होती है। संवेगों में विस्थापन का गुण नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये गलत है। संवेगों में विस्थापन का गुण होता है। मानकर चलिए किसी बालक को शिक्षक ने क्या किया? डांट दिया। तो वह बालक जब घर जाएगा तो अपने जो छोटे भाई बहन है, छोटे भाई बहनों पर उस गुस्से को निकाल देगा। जो शिक्षक पे उसे गुस्सा आया, शिक्षक ने उसको डांटा, उसको कहाँ विस्थापन कर देगा? अपने से छोटे भाई बहनों पर विस्थापन करेगा। तो संवेगों में विस्थापन का गुण होता है। तो ये रहेगा हमारा सही। यहाँ पर सही नहीं पूछा था तो ये गलत है। संवेगों में विस्थापन का गुण नहीं होता है, ऐसा नहीं है। संवेगों में क्या होता है? विस्थापन का गुण होता है। संवेग उद्दीपक का उत्पाद होते हैं। बिल्कुल, संवेग जो होते हैं उद्दीपक का उत्पाद होते हैं। मानकर चलिए आप किसी बालक को जो है उपहार दे रहे हैं, तभी उसमें कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? खुशी होगी, उसको खुशी का संवेग उत्पन्न होगा। मानकर चलिए किसी बालक की जो प्रिय वस्तु है, बहुत ही प्रिय वस्तु है,
प्रिय वस्तु है वो टूट गई है, और जब वो टूटी हुई वस्तु को देखता है तो क्या होता है, उसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो क्रोध, गुस्से का संवेग उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि संवेग उद्दीपक का उत्पाद है, तो बिल्कुल उद्दीपक का ही उत्पाद है क्या, संवेग। संवेगों की अभिव्यक्ति समान नहीं होती है, बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति जो होता है एक दूसरे से भिन्न होता है, और समान स्थिति में अलग अलग संवेग जो है उत्पन्न कर सकता है। एक बालक, 10 बालक को आप यहाँ पर भी ले लीजिए, 10 बालक को यहाँ पर भी ले लीजिए, इनमें से अगर मान कर चलिए बालकों में खुशी का संवेग उत्पन्न हुआ, उनको उपहार दिए गए, सम्मान दिया गया, तो उनमें खुशी का उत्पन्न हुआ संवेग, और 5 बालक तो जो है हंसकर अपनी खुशी जाहिर करेंगे। 2 बालक हो सकते हैं खुशी के कारण नाचने लग जाए, और 2 बालक जो है नॉर्मल स्थिति में रह सकते हैं, यानी कि वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करते, चेहरे पर नहीं आने देते। तो संवेगों की जो अभिव्यक्ति होती है वो समान नहीं होती है। कोई अपनी खुशी को हंसकर जाहिर कर सकता है, कोई नाचकर। तो देखिए ये भी इसमें क्या है, सही रहेगा। गलत क्या था कि संवेगों में विस्थापन का गुण नहीं होता है, ये गलत था, क्योंकि संवेगों में विस्थापन का गुण होता है। एक बालक को कक्षा में जो है शिक्षक ने डांटा, तो उसने क्या किया, इस डांट का विस्थापन कर दिया। शिक्षक को तो वापस डांट नहीं सकता, लेकिन किसको डांट दिया, अपने छोटे भाई बहनों को डांट दिया, उस पर जो है अपना गुस्सा निकाल दिया। तो संवेगों में क्या होता है, विस्थापन का गुण होता है। आंसर रहेगा इसमें हमारा बी। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सभी प्रकार के जो संवेग होते हैं मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन में है वुडवर्थ, आइजेंक, वॉटसन या फिर मैकडूगल। तो देखिए आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें एक सिद्धांत पढ़ा होगा, कौन सा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इन्होंने, किसने दिया है ये सिद्धांत, ये दिया है मैकडूगल ने, और इन्होंने 14 प्रकार के जो है मूल प्रवृत्तियां बताई है। कितनी, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। किसने, मैकडूगल ने। कौन से सिद्धांत में, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में। और प्रत्येक जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है, उससे क्या जोड़ा है, एक विशिष्ट संवेग जोड़ दिया है, एक विशिष्ट संवेग को उन्होंने जोड़ा है। तो देखिए प्रत्येक जो संवेग है, सभी प्रकार के संवेग मूल जो प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं, यह कौन मानते हैं, मैकडूगल मानते हैं। तो आंसर इसमें रहेगा डी। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, इसमें इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से इन्होंने एक विशिष्ट संवेग को जोड़ा है। तो आंसर यहां पर रहेगा हमारा डी। कथन और कारण का ये क्वेश्चन है। तो बात करें कथन की कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण है संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। तो देखिए संवेगात्मक रूप से सहारा देना चाहिए, बिल्कुल। बालक जब भावनात्मक रूप से स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, तो उसका जो सीखना है वो क्या होता है, बेहतर होता है, सीखना अच्छा होता है और भी ज्यादा बेहतर होता है। बात की थी शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बच्चों को सुखद वातावरण महसूस कराए, बच्चों को जो है कक्ष में खुशी का माहौल मिले। बालक जब भावनात्मक रूप से जो है स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है तो उसका सीखना जो है और भी ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छे रूप से सीख पाता है, अच्छे तरीके से सीख पाता है। कारण क्या है कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं। संज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, सीखना समझना।
सीखना या समझना, सीखना और समझना। संज्ञान को सरल शब्दों में समझे तो क्या है? सीखना और समझना। तो देखिए, सीखना और समझना या फिर कहे हमारी जो बुद्धि है वो किस प्रकार से कार्य करेगी, वो किस पर निर्भर करती है? एक प्रकार से संवेगों पर निर्भर करती है कि हमारी जो बुद्धि है वो किस प्रकार कार्य करेगी, वो किस पर निर्भर करती है? संवेगों पर निर्भर करती है। तो एक दूसरे को जो है, एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होती है। एक बालक जो है किसी भी वस्तु को सीखता है, उसका जो सीखना हुआ है वो किसके द्वारा? संवेगों के द्वारा प्रभावित होता है। अगर बालक को जो है खुशी का माहौल मिलता है, सुखद माहौल मिलता है, खुशी के माहौल है, उसके आसपास सुखद माहौल है, संवेग जो है उसके अंदर खुशी का उत्पन्न है, तो सीखना क्या होगा? बेहतर होगा, अच्छा होगा। लेकिन एक बालक को जो है, बालक के अंदर अगर मान लिया क्रोध की स्थिति में बालक है, दुख की स्थिति में है, क्रोध की स्थिति में है, तो उसका जो सीखना है, उसका जो दिमाग है अच्छे से कार्य नहीं करेगा। उस स्थिति में दिमाग जो है कार्य नहीं करेगा। क्रोध की स्थिति में, भय की स्थिति में, डर की स्थिति में, तो जो उसका सीखना है वो भी क्या होगा? प्रभावित होगा। क्योंकि ये दोनों ही क्या है? एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। कौन? संज्ञान और संवेग। तो आंसर हमारे दोनों ही सही है और दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो सही रहेगा ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर दोनों गलत है। ए आर, देखिए ये सही रहेगा हमारा, ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की क्या है? व्याख्या भी करते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन में हमारे पास स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो देखिए, स्मृति क्या है? किसी भी विषय को याद रखना, किसी भी वस्तु, विषय, चीज को क्या याद रखना, या फिर कहे याद रखने की मानसिक क्षमता क्या होती है? स्मृति होती है। ध्यान को हम कहे किसी भी विषय पर या चीज पर, किसी भी चीज या विषय पर मन को केंद्रित करना, मन को केंद्रित करना क्या होता है? ध्यान होता है। उत्तेजना क्या होती है? कि हम किसी बाहरी कारण के कारण जब कोई क्रिया करते हैं, बाहरी कारण से कोई क्रिया हम करते हैं, क्रिया करना या कार्य करना क्या कहलाती है? उत्तेजना कहलाती है। किसके कारण? बाहरी कारण से। डर क्या है? जब किसी तरीके का या किसी चीज से हम क्या करते हैं? किसी चीज से स्वयं को खतरा महसूस करते हैं, खतरा महसूस करते हैं। डर क्या है? कि जब हम किसी चीज से, किसी वस्तु से स्वयं को क्या है? खतरा महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर जो है एक भावना उत्पन्न होती है जो क्या करती है? हमारे मन को, शरीर में जो है विचलन की स्थिति उत्पन्न करती है। विचलित हो जाता है हमारा क्या? शरीर और मन। उससे क्या होता है? कि डर का संवेग उत्पन्न होता है। कौन सा संवेग उत्पन्न होता है इस स्थिति में? डर संवेग उत्पन्न होता है, डर का संवेग उत्पन्न होता है। तो डर जो है एक प्रकार का संवेग है। मैकडूगल ने जो है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी। कितनी? मैकडूगल ने 14 प्रकार की, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जो है एक एक संवेग जोड़ा था। उसमें से जो है एक विशिष्ट संवेग डर है। तो आंसर हमारा यहाँ पर एक संवेग कौन सा है? तो ये है डर। केवल और केवल यहाँ पर डर एक संवेग है। आंसर रहेगा बी।
निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? किसके संवेग के तत्व नहीं है, यानी कि 3 तत्व इसमें संवेग के दिए हुए हैं और एक नहीं है। ऑप्शन में है व्यवहारात्मक, देही, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, डर संवेग की, कौन सा संवेग मैंने यहाँ पर लिया है? डर एक संवेग लिया है। इसके कारण क्या होगा, जो हमारा व्यवहार है वो परिवर्तित हो गया। अगर किसी बालक में डर का संवेग उत्पन्न हो गया है तो उसका जो व्यवहार है वो परिवर्तित हो जाएगा। मन में और जो है शरीर में विचलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। धड़कनें जो है तेज धड़कने लग जाएगी और शरीर में से पसीना निकलने लग जाएगा। तो संवेग का किस पर प्रभाव पड़ता है? देह पर, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। डर के संवेग में क्या होगा, धड़कनें तेज हो जाएगी और पसीना छूटने लग जाएगा। तो ये भी जो है प्रभावित होता है किससे? संवेग से। संज्ञानात्मक, तो देखिए जो ये संज्ञान है ये भी क्या होता है, डर के संवेग से या किसी भी संवेग से प्रभावित होता है। उसी स्थिति के बारे में सोचेगा दिमाग उस टाइम पर। अगर डर का संवेग है तो केवल और केवल डर के संवेग की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मन भी जो है, जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो भी केवल और केवल उसी स्थिति के बारे में सोचेगा कि यह जो स्थिति है डर की, ये मेरे लिए क्या है, खतरनाक है। तो तीनों ही जो तत्व है, व्यवहार है, देह है यानी कि शरीर है और संज्ञान है, तीनों जो है संवेग से प्रभावित होते हैं, संवेग के तत्व है। बात करें संवेगी की, संवेदी की, तो ये क्या होती है? ज्ञानेंद्रिया होती है। ज्ञानेंद्रिया जैसे कि आंख, कान, नाक। और ये जो ज्ञानेंद्रिया होती है हमारी, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिया होती है, आंख, कान, नाक, ये संवेग से प्रभावित नहीं होती है। तो संवेग का तत्व नहीं है क्या? संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है। ज्ञानेंद्रिया जो है संवेग से प्रभावित नहीं होती है। प्रभावित होता है हमारा व्यवहार, हमारी देह, हमारा संज्ञान। तो आंसर यहाँ पर रहेगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास सबसे अच्छे से होगा? ऑप्शन में है जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, या फिर बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, या फिर जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो देखिए, बच्चे का जो संवेगात्मक और सामाजिक विकास है वो किस प्रकार से अच्छे से होगा कि जब बच्चे को महसूस कराया जाए कि प्रत्येक बालक जो है महत्वपूर्ण है, उनकी भावनाओं को सम्मान किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए और उनकी बातों को जो है सम्मान किया जाए, उनकी बातों का, उनकी भावनाओं का, ना कि उनका मजाक उड़ाया जाए। तो आंसर रहेगा हमारा ए। एक बालक का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे तरीके से कब होगा? जब हम बालक को महत्वपूर्ण महसूस कराएंगे, उसकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसकी बातों का मजाक नहीं बनाएंगे, उसकी भावनाओं का क्या करेंगे? महत्वपूर्ण मानते उनका सम्मान करेंगे। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए। तो देखिए, ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे इसी प्रकार के साइकोलॉजी के क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।